जी हाँ, 12 अप्रैल एग्जाम साइंस के 10th क्लास के लिए 5 मार्क्स वाले जो प्रश्न पूछे जाएंगे उस पर आइए चर्चा करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और कई प्रश्नों के हमने उत्तर भी लाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है और क्या उनका आंसर सही तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले धातु और अधातु में रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर अंतर लिखें। तो रासायनिक गुणधर्म के आधार पर अंतर है। सबसे पहले देखिए कि धातुएं, याद रखिएगा ये रासायनिक गुणधर्म है। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं या लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इसके लिए हमने एक फॉर्मूला भी आपको बताए थे, RBB, ठीक है, लाल रेड ब्लू बेस, ठीक है। रेड मिस रेड को ब्लू करता है, बेस करता है। बेस मिस क्या बताए थे? बेस मिस हमने बताया था कि होता है क्षारक, ठीक है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया था कि रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु और धातुओं के अंतर। तो पहला अंतर लिखे हैं कि धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं यह लाल लिटमस को नीला कर देता है, और धातु इनके ऑक्साइड प्राय अम्लीय होते हैं और ये नीले लिटमस को लाल कर देते थे। इनके लिए हमने BRA का फॉर्मूला बताया था, जिसमें B से ब्लू को रेड कर देता था, कौन करता था? तो एसिड कर देता था, ठीक है। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से आपको याद रखना है कि धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। यहाँ पे आप दो इसी को पॉइंट को बना सकते हैं। पहला तो धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और धातुओं के ऑक्साइड प्राय अम्लीय होते हैं। धातु लाल लिटमस को नीला कर देता है और धातु नीले लिटमस को लाल कर देता है। अगला है धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाती है और धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऋण आयन बनाती है, ठीक है डियर स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे हमने कई सारे पॉइंट्स को यूज़ किया है। आपको सिर्फ बोर्ड एग्जाम में 5 पॉइंट्स को लिखना है। हमने ज़्यादा इसलिए बताया यार क्योंकि कुछ दिमाग में तो रहेगा, 7 बता दे तो 5 तो रह ही जाएगा ना, इसलिए हमने 2-3 पॉइंट एक में ही लिख दिया है ताकि आपको बड़ा भी ना लगे और आप सिंपल वे में याद कर सके। तो हमने 3 पॉइंट देखे। पहला पॉइंट था कि धातु जो होती है डियर स्टूडेंट, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। पहला पॉइंट था कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। दूसरा पॉइंट था कि धातु लाल लिटमस को नीला कर देता है, धातु लाल लिटमस को नीला कर देता है और अधातु नीले लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ हमने थोड़ा सा उल्टा बता था, इधर होता था BRA और इधर था RBB, ठीक है। तो 2 हो गया। तीसरा है कि धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है और धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऋण आयन बनाती है। 3 हो गया, आपको ये 3 याद रखनी है। और 2 इधर से देखिए कि धातुएं में क्लोराइड के साथ विद्युत संयोजी आबंध बनाते हैं, धातुएं में क्लोराइड के साथ विद्युत संयोजी आबंध बनाते हैं और धातुएं क्लोरीन के साथ साथ संयोजक आबंध बनाती है। क्लोराइड के साथ धातुएं क्या बनाती है डियर स्टूडेंट? तो विद्युत संयोजी आबंध बनाती है और अधातुएं क्लोरीन के साथ साथ संयोजक आबंध बनाती है। अगला है धातुओं के साथ अम्ल की क्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। याद रखिएगा, धातुओं में अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है और धातुएं तनु अम्ल के साथ क्रिया नहीं करते हैं और धातु जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। धातु यह जलीय विलयन में धनात्मक आयन बनाती है। धातु जो है जल विलयन में धनात्मक आयन बनाती है और यह जल विलयन में ऋणात्मक आयन बनाती है। जल विलयन में जब जल की उपस्थिति है ऋणात्मक आयन बनाती है। दोस्तों इसी तरह से कुछ पॉइंट्स थे तो जो आपको याद रखने हैं कि सबसे पहले धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। धातु लाल लिटमस को नीला कर देता है, धातु लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है। अगला को है कि अधातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऋण आयन बनाती है, धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है। ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगला है भौतिक गुणधर्मों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट कर दें। वो था आपके रासायनिक, ये है भौतिक गुणधर्मों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करना है। सबसे पहले दिया गया है कि धातुओं के परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2 या 3 होती है। लिखना है कि धातुओं के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2 या 3 होती है और धातुओं के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 या इससे अधिक होती है। याद रखिएगा, धातुओं के जो बाहरी कक्ष होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2 या फिर 3 होती है, लेकिन अधातुओं के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 या उससे अधिक होती है। पारे को छोड़कर सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। याद रखिएगा, पारा एक ऐसा धातु है जो ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता। पारे को छोड़कर सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। यह सभी 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव और गैस में पाई जाती है और धातुएं ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है और धातुएं ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। धातुओं में एक विशेष चमक पाई जाती है। धातुओं में एक विशेष चमक पाई जाती है।
इसमें इस प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। ग्रेफाइट को छोड़कर अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती है। आप इसको यहाँ नहीं लिखना है कि ग्रेफाइट को छोड़कर, आपको लिखना है कि धातुओं में विशेष चमक पाई जाती है और धातुओं में इस प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। अगला है अधिकतर धातुएं विद्युत व उष्मा के सुचालक होते हैं। अधिकतर जो धातुएं होते हैं विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं, और अधिकतर जो अधातुएं होती है उष्मा और विद्युत का कुचालक होती है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़कर। आप जान रहे हैं कि ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो कि उष्मा और विद्युत का सुचालक है। क्या है? सुचालक है। और ग्रेफाइट कहते हैं किसको है? आप घरों में जो पेंसिल यूज करते हैं मेरे बच्चों, अपना पेंसिल जो यूज करते हैं, ब्लैक रंग की जो डंडी बनी होती है पेंसिल के अंदर, उसी को ग्रेफाइट बोलते हैं। अगला है धातुएं आघात वर्धनीय तथा तन्य होती है। धातुएं आघात वर्धनीय तथा तन्य होती है, मतलब पीटने पर आवाज भी करती है और बहुत लंबी दूर तक खींची भी जा सकती है। लेकिन अधातुएं भंगुर होती है। अधातुएं भंगुर होती है। अगला है कि यह सामान्यतः कठोर होती है, यह अपेक्षाकृत गर्म होती है। इसको नहीं लिखना है, थोड़ा याद रखने में कठिन है, तो उतने ही लिखने जितने आपको ऊपर में बताए। एक ये भी लिख सकते हैं कि धातुएं क्वथनांक में गलनांक होते हैं, इनके क्वथनांक व गलनांक न्यून होता है। ठीक है, ये चीज़ आप लिख सकते हो। अगला है डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको दोबारा देखना है तो वीडियोस को पीछे करके फिर से उनको देख लें। अगला है पोषी स्तर क्या है? एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर बनाइए। इनका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ पे जाइए, आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं बता दूं कि आप अगर बोर्ड एग्जाम 2022 में देने वाले हैं 12 अप्रैल को, तो डिस्क्रिप्शन में और कई सारे लिंक्स दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के, 2 मार्क्स के क्वेश्चन के, 3 मार्क्स के क्वेश्चन के, तो उन सभी को आप जरूर कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं पोषी स्तर क्या है और आहार श्रृंखला का उदाहरण देते हुए विभिन्न पोषी स्तर देखते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला के विभिन्न चरणों या स्तरों को पोषी स्तर कहते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला के विभिन्न चरणों या स्तरों को पोषी स्तर कहते हैं। खाद्य श्रृंखला का एक उदाहरण है डियर स्टूडेंट, घास हिरन शेर। घास हिरन शेर, घास हिरन जो है घास खाती है और शेर हिरन को खाती है। ठीक है, घास हिरन शेर खाद्य श्रृंखला के एक उदाहरण है। और आपने देखा कि पोषी स्तर क्या है कि किसी खाद्य श्रृंखला के विभिन्न चरणों या स्तरों को पोषी स्तर कहते हैं। इन खाद्य श्रृंखला में विभिन्न पोषी स्तर निम्नलिखित हैं। बताना है कि कौन पोषी स्तर का उदाहरण देना है। तो पोषी स्तर, प्रथम पोषी स्तर घास है, यह उत्पादक है। प्रथम पोषी स्तर घास है, यह उत्पादक है। द्वितीय पोषी स्तर हिरन है और यह प्रथम उपभोक्ता है। द्वितीय पोषी स्तर हिरन है, यह प्रथम उपभोक्ता है, इसे शाकाहारी भी कहते हैं। तृतीय पोषी स्तर शेर है और यह उच्च मांसाहारी है। तृतीय पोषी स्तर शेर है और यह उच्च मांसाहारी है। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, ओजोन क्या है तथा यह किस तरह किसी पारितंत्र को प्रभावित करती है? ओजोन ऑक्सीजन का एक अपर रूप है। इसका एक गुण ऑक्सीजन के 3 परमाणु इसका एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ओजोन ऑक्सीजन का एक अपर रूप है डियर स्टूडेंट्स। इसका एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इसका अणुसूत्र O2 होता है। ठीक है, यह ऑक्सीजन के 3 अणुओं की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया द्वारा बनती है। यहाँ पे इसका अनुसूत्र O3 होता है, यहाँ पे मिस्टेक से O2 लिखा गया है। ठीक है, पराबैंगनी इसको आपको नहीं लिखना है और ये भी लाइन आपको नहीं लिखना है, छोड़ देनी ये दोनों लाइन, क्योंकि आपको दिक्कतें आएगी। यहाँ तक आपको लिखनी है कि ओजोन ऑक्सीजन का एक अपर रूप होता है। इसका एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इसका सूत्र O3 होता है। ओजोन पृथ्वी की सतह पर एक आवरण बनाती है जो पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है, क्योंकि पराबैंगनी विकिरण हमारे लिए बहुत हानिकारक है। इस प्रकार यह पारितंत्र को नष्ट करने से बचाती है। यहाँ पे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि ओजोन ऑक्सीजन का एक अपर रूप है या ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना है। इसका रासायनिक सूत्र O3 होता है। यह हमारे पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित होने से बचाता है? तो यह हमारे पारितंत्र को विभिन्न प्रकार से प्रभावित होने से बचाता है। ओजोन परत से आने वाली आसमान से आने वाली पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत रोकती है। अगर ये पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर आ जाए तो कई तरह के रोग हो सकते हैं। मनुष्यों में त्वचा रोग, कैंसर आदि की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार यह पारितंत्र को नष्ट होने से बचाती है। ये आप लिख सकते हैं। अगला है 5वां नंबर, प्यारे बच्चों कि मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। इसलिए तो हम आपको पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि पीडीएफ अगर आप डियर स्टूडेंट डाउनलोड कर लेते तो आप घर में भी इनको 1-2 बार रीड कर सकते हैं। मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे होता है? आइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
मानवों में लिंग का निर्धारण विशेष लिंग गुणसूत्रों के आधार पर होता है। किसके आधार पर? गुणसूत्रों के आधार पर होता है। ये लाइन आपको लिखनी है कि मानवों में लिंग का निर्धारण विशेष लिंग गुणसूत्रों के आधार पर होता है। नर में XY गुणसूत्र होते हैं और मादा में XX गुणसूत्र होते हैं। याद रखिएगा, नर मतलब लड़का में XY गुणसूत्र और लड़कियों में XX गुणसूत्र विद्यमान होते हैं। निषेचन क्रिया में यदि पुरुष का X लिंग गुणसूत्र स्त्री के X लिंग गुणसूत्र से मिलता है तो XX का जोड़ा बनता है। कह रहा है कि निषेचन क्रिया में यदि पुरुष का X लिंग गुणसूत्र स्त्री के X लिंग गुणसूत्र से मिलता है तो XX का जोड़ा बनता है, अतः संतान लड़की के रूप में होगी। अगर XX का जोड़ा बना तो संतान किस में होगी? लड़की के रूप में होगी। लेकिन जब पुरुष का Y लिंग गुणसूत्र स्त्री के लिंग गुणसूत्र स्त्री के X लिंग गुणसूत्र से मिलकर निषेचन करेगा तो XY बनेगा। इसके फलस्वरूप लड़के का जन्म होगा। याद रखिएगा, इस जगह थोड़ा सा छूट गया है कि जब पुरुष का Y लिंग गुणसूत्र स्त्री के X गुणसूत्र से, ठीक है, वैसे स्त्री का X गुणसूत्र होता है, यहाँ लिखे या ना लिखे, लेकिन आप लिख सकते हैं कि X गुणसूत्र से मिलकर निषेचन करता है तो XY बनेगा। इससे फलतः लड़का पैदा होगा। अगला लाइन आप लिख दें कि किसी भी परिवार में लड़के या लड़की का जन्म पुरुष के गुणसूत्रों पर ही निर्भर करता है, क्योंकि Y गुणसूत्र को तो केवल उसी के पास होता है। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी परिवार में लड़के या लड़की पैदा होगी इसका डिपेंड सिर्फ और सिर्फ पुरुष पर डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें Y गुणसूत्र होते हैं। इस तरह से आपको एक फिगर बना देनी है। फिगर देखिए सिंपल सा है, थोड़ा सा आपको डरावना लगेगा लेकिन फिगर सिंपल है। सबसे पहले आपको एक तरफ XY लिखनी है, एक तरफ XX लिखनी है। XY कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट्स की लड़का है और ये लड़की है, माता पिता है। तो X इधर से X गुणसूत्र लिया और इधर से आया X गुणसूत्र। यहाँ पे हमने इंडिकेट इसलिए किया कि इधर से X आ रहा है तो XX बनेगा, फलतः लड़की पैदा होगी। अभी इधर से Y गुणसूत्र लिया और इधर से फिर से X गुणसूत्र लिया और XY का जोड़ा बना। यहाँ से हमने इंडिकेट किया है कि इधर से Y गुणसूत्र, इधर से Y गुणसूत्र और इधर से X गुणसूत्र लिया है, फलतः लड़का पैदा हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आएगी ये सारे 5 क्वेश्चन। आइए देखते हैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए है। इनके लिए मैं फिलहाल आपको इसका आंसर नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी आउट ऑफ स्टेशन आपको बता रहा था कि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, जिनके कारण सिर्फ और सिर्फ इनका आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो प्लीज़ आप उनको जरूर कर लीजिएगा। प्रभावी लक्षण से आप क्या समझते हैं? पहला क्वेश्चन होगा, मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी हैं, समझाइए। डियर सर, ये सब आपको मॉडल सेट से प्रश्न लिए गए हैं और ये सारे के सारे आंसर आपको वर्मा, शर्मा और समुद्रन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो उनको कर लीजिएगा। अगर हमें भी टाइम मिले तो हम आपके लिए ज़रूर अपलोड करेंगे, लेकिन जितना क्वेश्चन बता रहे हैं ये सब जरूर कर लीजिएगा। अगला है, एक विद्युत परिपथ में ये R1, R2, R3 को पार्श्व क्रम में जोड़ा गया तो विद्युत परिपथ का समतुल्य व्यंजक प्राप्त कीजिए। विद्युत मोटर, इसका सिद्धांत। एक विद्युत मोटर का नामकरण का चित्र बनाइए और इसके 2 उपयोग लिखें। विद्युत मोटर और जनरेटर, डियर स्टूडेंट, विद्युत मोटर और जनरेटर, साथ ही ओम का नियम, ये तीनों को जरूर कर लीजिएगा। अगला है कि साम्यता किसे कहते हैं? पेंटेन के साम्यावयवों के नाम और संरचनात्मक सूत्र लिखिए। अगला है ओम का नियम, इसका सत्यापन लिखिए। मिसेल क्या है? जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है? क्या इथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में भी मिसेल का निर्माण होगा? अगला है वंशानुगत लक्षण से आप क्या समझते हैं? मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि विभिन्न विकल्पी लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं? अजैव निम्नीकरण पदार्थ क्या है? हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरण कचरे से कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है? और कुछ प्रश्न यहाँ पे है, साबुन की सफाई की क्रियाविधि को समझाइए। स्पीसीज से आप क्या समझते हैं? वह कौन से कारक हैं जो नई स्पीसीज के उद्भव में सहायक है? जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण पदार्थ में अंतर बताएं। क्या कारण है कि कुछ जैव निम्नीकरण होते हैं और कुछ अजैव निम्नीकरण? अगला है कि घरेलू विद्युत परिपथों में बिजली के खतरे पैदा करने वाले किन्हीं 2 स्थितियों की व्याख्या करें। इलेक्ट्रिक मोटर एवं जनरेटर के बीच 2 मुख्य अंतर सारणीबद्ध करें। जब सारणीबद्ध कहेगा डियर स्टूडेंट तो ये जरूर बनानी है, ठीक है, सारणीबद्ध टेबल जरूर बना देनी है। अगला है कि इस तरह से एक फिगर दिया गया, इसमें पार्श्वक्रम और में संयोजन दिया जाएगा। कभी कभी श्रेणी क्रम में, जैसे यहाँ श्रेणी क्रम में संयोजन दिया गया तो समतुल्य प्रतिरोध पूछेगा, विद्युत धारा पूछेगा, ये सारी जानकारी हमको करनी है।
अगला है डियर स्टूडेंट्स धातु और अधातु में भौतिक गुणधर्म के आधार पर ये हमने करा दिया। समजात समरूप अंग ऑलरेडी हमने 3 मार्क्स के क्वेश्चन में करा रखे हैं। कचरा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, इनको आप कर लेना है, और ये भी हमने करा रखे हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन में। आप कचरा निपटान की समस्या में क्या योगदान कर सकते हैं, किन्हीं 3 तरीकों का वर्णन करें, ये भी हमने 3 मार्क्स के क्वेश्चन में करा चुके हैं। डियर स्टूडेंट ओवरऑल आपने इसमें 15-20 क्वेश्चन देखे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उम्मीद है करेंगे कि आप ये सारे क्वेश्चन को हमारे लिए अपने लिए ना सही हमारे लिए जरूर कर लेंगे। जैसे ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम आउट ऑफ स्टेशन रहने के कारण आपको ये सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं प्रोवाइड करा सक रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे यहाँ टाइमिंग हमें कम मिल रही है, लेकिन फिर भी जहाँ तक हो रही है हम वीडियोज़ लगातार आपके लिए ला रहे हैं। जैसे आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिएगा। और आपके कोई भी डाउट हो और आपको बहुत ज़रूरी है कि वो चीज़ चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह वगैरह बहुत ज़रूरी वाली, तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम उनका वीडियोज़ जरूर अपलोड करने की कोशिश करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द बेस्ट।